नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदली जाती है। मतलब कि उस मोटर को किस प्रकार फॉरवर्ड से रिवर्स कर सकते हैं या रिवर्स से फॉरवर्ड कर सकते हैं। मतलब घूमने की दिशा बदलने के लिए अपने को किस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी और किस प्रकार इस व्यवस्था की आवश्यकता होती है, क्यों मोटर को रिवर्स से फॉरवर्ड और फॉरवर्ड से रिवर्स किया जाता है और कहाँ इस सर्किट की आवश्यकता होती है। और आज आपको इस प्रकार के सर्किट बताऊंगा जो कि फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड तुरंत आपको कुछ नहीं, बस एक बटन दबाया और आपका काम हो गया और दूसरा बटन दबाया रिवर्स से फॉरवर्ड हो जाएगा। मतलब इस प्रकार के सर्किट होते हैं। यहाँ पे उन सर्किटों की आवश्यकता कहाँ होती है और परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बहुत मुख्य रूप से पूछे जाते हैं कि मोटर की 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर को रिवर्स से फॉरवर्ड करने के लिए किस सर्किट की आवश्यकता होगी, ये सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। इसलिए टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल इजी टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस टॉपिक को समझने के लिए पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से अध्ययन करने के लिए वीडियो को जो लास्ट एंड तक जरूर देखना, क्योंकि लास्ट एंड तक देखोगे तो आपको वो सर्किट बताऊंगा जिसको प्लंगिंग सर्किट के नाम से जानते हैं। प्लंगिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों होती है। और दोस्तों, ये जो अपना टॉपिक चल रहा है 3 फेज इंडक्शन मोटर का, ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। अगले चैप्टर में हो सके तो अपन पढ़ाएंगे अल्टरनेटर ये प्रत्यावर्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। इसलिए मशीनों में धीरे धीरे मशीन कंप्लीट होती जा रही हैं और आप लोगों ने अब तक यदि नोट्स बनाने शुरू नहीं किए हैं तो नोट्स बनाने शुरू कर दो। यदि आप लोग नोट्स बनाए हैं तो उनको अपडेट करते रहो, क्योंकि निकट भविष्य में जब भी कोई एग्जाम आएगी तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि समस्या इतनी मोटी आ जाती है कि तुरंत प्रभाव से फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होते हैं और एग्जाम भी बहुत जल्दी हो जाती है। इसलिए आपको वो पढ़ने का मौका ही नहीं लगेगा कि सर हम सिलेबस को कैसे पूरा करें। इसलिए जो विद्यार्थी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जो साथी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए आज इंडक्शन मोटर के इस चैप्टर के द्वारा और इस टॉपिक के द्वारा चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज क्या देखेंगे कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में घूमने की दिशा कैसे बदलेंगे। क्या देखेंगे, 3 फेज इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा बदलना। और बहुत आसान है, बहुत इजी है, हार्ड कुछ नहीं है बस। लेकिन प्रश्न काफी बार पूछा जाता है और वो सर्किट पूछे जाते हैं कि सर्किट की आवश्यकता कहाँ होती है और ये सर्किट होते क्या है, इस सर्किट के द्वारा मोटर में किस प्रकार मतलब परिवर्तन होता है। तो आपको बता दो, देखो आप लोग ये तो देख रहे हो, ये तो आप समझ सकते हो कि मोटर किसका अध्ययन कर रहे हैं, 3 फेज प्रेरण मोटर का अध्ययन कर रहे हैं। अब 3 फेज प्रेरण मोटर है, मोटर चाहे प्रेरण हो चाहे सिंक्रोनस मोटर, ये मान लो कि 3 फेज मोटर का अध्ययन कर रहे हैं और 3 फेज मोटर की घूमने की दिशा बदलेंगे। आप लोगों ने डीसी मोटर देखी थी, डीसी मोटर की घूमने की दिशा बदली तो या तो आप लोगों ने फील्ड वाइंडिंग के संयोजन बदले या फिर आप लोगों ने आर्मेचर के संयोजन बदले। दोनों को एक साथ बदला तो आप लोगों ने घूमने की दिशा नहीं बदली। लेकिन यहाँ किसी भी मतलब कि यहाँ तो 3 फेज की वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग है, तीनों वाइंडिंगों में से किसी भी वाइंडिंग के संयोजन नहीं बदलेंगे। बहुत इजी आसानी तरीके से। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के एग्रीकल्चर क्षेत्र में मोटरें चल रही हैं और वो उल्टी चल गई, रिवर्स अवस्था में चल रही हैं, क्योंकि रिवर्स अवस्था में चलेगी तो मोटर पानी नहीं देगी बाहर। तो आप लोगों को उसको फॉरवर्ड अवस्था में चलाना, सीधी अवस्था में चलाना है। तो क्या करेंगे, किस प्रकार मोटर की घूमने की दिशा बदलेंगे, आज उसका बारीकी से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब देखो इससे बढ़िया बात है कि आप लोगों को मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं कि डायग्राम में क्या देखो। जैसे आप लोग देखोगे ये आपकी 3 फेज इंडक्शन मोटर है। गौर से सुनो मेरी बात, आपको सर्किट बाद में पढ़ाऊंगा, पहले वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि इसकी घूमने की मोटर कैसे बदलेगी और वो सर्किट में क्या व्यवस्था होगी, उस सर्किट के बारे में देखेंगे। लेकिन इसको समझना अनिवार्य है। माना कि ये आपकी मोटर है, कौन सी है, 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ऐसी मोटर है। आपको पता कि 3 तार निकलते हैं। यदि आप लोग इसको डेल्टा में कनेक्ट करेंगे तो भी बाहर 3 ही आएंगे, यदि आप इसको स्टार में कनेक्ट करेंगे तो भी बाहर 3 ही तार आएंगे। अब 3 तार आ गई, ये 3 तार कौन सी आ गई, अंदर की वाइंडिंग से संयोजन करके ले लिया आप लोगों ने। अब अंदर की वाइंडिंग में आपको पता कि 3 फेज की वाइंडिंग होगी। कैसी होगी, 3 फेज की 3 वाइंडिंग होगी। ये आपकी 3 वाइंडिंग अंदर है। अब तीनों वाइंडिंगों को आप लोगों को पता है किससे दर्शाया था, UVW से दर्शाया था। अब इन तीनों वाइंडिंगों को आप स्टार में संयोजित करोगे या फिर डेल्टा में संयोजित करेंगे। ये U है, ये V है और ये W है। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये पहला, ये दूसरा। इसका भी U1, U2, V1, V2, W1
और W2 है। आप लोगों को पता कि स्टार में कैसे संयोजित करते हैं। स्टार में संयोजित करके समान सिरे एक स्थान पर जोड़ेंगे और इनको सप्लाई दे देंगे, ये आपका स्टार संयोजन होगा। और डेल्टा संयोजन कैसे किया था आप लोगों ने? डेल्टा ये किया था कि ये ही 3 वाइंडिंगें होंगी। कौन सी वाइंडिंग? यही 3 वाइंडिंगें होंगी, क्योंकि 120 डिग्री के अंतर पर 3 फेज की मोटर में 3 वाइंडिंग करते हैं। अब इनको ये U है, ये V है और ये W है। अब गौर से सुनना, ये तो आप लोग काफ़ी बार पढ़ चुके आ रहे हो, फिर भी दिखाता हूँ कि 3 तार भार कैसे। मैं एक पॉइंटों पर बताऊंगा। ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, पहला दूसरा होगा। तो पहले सिरे को दूसरी वाइंडिंग के दूसरे सिरे से, पहली वाइंडिंग के पहले सिरे से, दूसरी वाइंडिंग के पहले सिरे को तीसरी वाइंडिंग के डबल वाइंडिंग के दूसरे सिरे से, और तीसरी वाइंडिंग के पहले सिरे को पहली वाइंडिंग के दूसरे सिरे से संयोजित कर दें और यहाँ इसको सप्लाई दे दें। तो ये क्या होगा आपका डेल्टा का निकल। तार तो 3 बाहर निकले, संयोजन 3 बाहर, वो 3 बाहर यहाँ निकाल रखे हैं। अब मान लीजिए कि इस मोटर को चलाएंगे क्या देंगे? 3 फेज सप्लाई देंगे। कैसे देंगे? आप लोग स्टार्टर से सप्लाई दोगे। तो मैं आपको स्टार्टर का प्रारूप तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये दिखा दूंगा यहाँ पे स्टार्टर लगा हुआ है, क्योंकि आप स्टार्टर पढ़ के आ चुके हो। प्रत्येक मोटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए और पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए आप लोगों ने स्टार्टर का बारीकी से अध्ययन किया। ऐसा कोई स्टार्टर नहीं छोड़ा मैंने आपको कि 3 फेज प्रेरण मोटर को चला नहीं सकते, ठीक है। और मैंने एक पॉइंट टू पॉइंट बताया, कंट्रोल सर्किट, पावर सर्किट के आधार पर बताया था। तो मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने क्या लगाया। मान लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टर लगा दिया। स्टार्टर कौन सा है? वो मोटर की कंडीशन के अनुसार रहेगा। स्टार्टर लगाया आप लोगों ने, 3 तार दे दिए। अब कहोगे श्री स्टार्टर में 6 तार निकलते नहीं, वो 6 तार निकलेंगे। आप फिर कोई कंडीशन करोगे तो फिर वही आएगा। ये क्या आपको मान लीजिए कि आप लोगों ने स्टार्टर लगा दिया। स्टार्टर को हिंदी में प्रवर्तक कहते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों होती है ये आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ से 3 फेज सप्लाई देंगे स्टार्टर को। तो सबसे पहले ICTP देखी होगी आपने। ये ICTP आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच होता है, जो 3 फेज सप्लाई को ऑन ऑफ करने के काम आती है। ये स्विच होता है। ये आइसोलेटर लगा दिया या ICTP लगा दी। यह आपका RYB, ये 3 फेज सप्लाई है। L1 L2 L3 बोल सकते हैं। कोशिश सुनना। अब इसकी सीधी सप्लाई कहाँ जाएगी? स्टार्टर के पास जाएगी। ये स्टार्टर के पास आ गई। स्टार्टर में स्विच होंगी, ऑन बटन, मैंने आपके ऑन पुश बटन को दबाया, मोटर ऑन होगी, मोटर चल रही है। अब सपोज कीजिए आप लोगों ने आइसोलेटर लगाया, ये ICTP को ऑन किया, ICTP को ऑन किया। ICTP को ऑन करते ही मोटर चलेगी। आप लोगों ने स्टार्टर के द्वारा मोटर को चला दी। अब मान लीजिए कि आपकी मोटर चल रही है, ये आपकी ये क्लॉकवाइज चल रही है, फॉरवर्ड अवस्था में चल रही है, सीधी अवस्था में चल रही है। अब सपोज कीजिए अपना प्रश्न क्या था? अपना प्रश्न था क्या कि इसको फॉरवर्ड से रिवर्स कैसे चलाएंगे, यही प्रश्न था अपना। तो आप लोगों को गौर से सुनना, इतना इजी क्वेश्चन है कि आप लोग कभी जिंदगी में भूल ही नहीं सकते। आप लोग इन 2 फेजों में से RYB, इनमें से किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दो। याद रखना, तीनों को नहीं बदलना है। याद रखना, किन्हीं भी 2 को। R के स्थान पर Y को कनेक्ट कर देते हैं, आपको दिखाऊंगा करके मैं। या Y के स्थान B को, B के स्थान पर Y को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा? इससे मोटर में होगा क्या? ये देखो, इससे मतलब कि आप लोग जैसे मान लीजिए कि इसका चुंबकीय फ्लक्स है, इसकी NS क्या है? इसकी NS गति क्या है? NS गति फॉरवर्ड अवस्था में क्लॉकवाइज चल रही है। अब आप लोगों ने जो ही इसकी फेज बदले, 2 फेजों को आपस में बदला, तो उसकी NS क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। अब NS, आप लोग रोटर की गति नहीं बदल रहे हो, आप लोग बदल रहे हो NS, मोटर की सिंक्रोनस स्पीड, मोटर में घूमने वाले चुंबकीय फ्लक्स की दिशा बदल रहे हो कि किस प्रकार घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज तो मोटर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगी। अब बात आती है इसको बदलेंगे कैसे? चाहे तो यहाँ से बदल दो, चाहे यहाँ से बदल दो, चाहे यहाँ से बदल दो, किसी भी प्रकार से मोटर में जो 3 फेज आ रहे हैं वहाँ से 2 संयोजन आपस में बदल दो। अब सपोज कि मैं यहाँ से बदल देता हूँ, इस तार को जैसे स्टार्टर के अंदर संयोजन जाएंगे, ऊपर स्टार्टर को खोलेंगे, ये तो मेन लाइन आती है आपकी, मेन लाइन बदलेंगे, ICTP में से बदल सकते हैं। यहाँ से 2 फेजों को बदल दो। फिर ये कर लेते हैं कि इसको मैं माना कि यहाँ से इसको उठा के इस वायर को उठा के मैं यहाँ कर देता हूँ। गौर से सुनना, किन्हीं 2 फेजों को बदलेंगे, किसी भी प्रकार के 2 फेजों को यहाँ कर दिया, इसको उठा के यहाँ से ये कनेक्टर उठाया और यहाँ कर दिया, 2 बदल दिए। तो क्या हो गया? ये पहले R था और ये क्या है? Y है, और ये क्या था? B था। अब क्या होगा? यहाँ Y आ गया और यहाँ R आ गया, B अपने स्थान पर निर्धारित है। अब ऐसा करने से 3 फेज इंडक्शन मोटर के NS मतलब तुल्यकाली गति की घूमने की दिशा बदल जाएगी, मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स की गति की घूमने की दिशा बदल जाएगी, तो मोटर उल्टी घूमनी शुरू कर देगी। बस यही आता है। किसी भी प्रकार से आप चाहे कहीं से भी बदलो, मोटर के अंदर जो 3 फेज सप्लाई जा रही है, 3 फेज जो जा रहे हैं, उनमें से किन्हीं 2 फेजों को बदलेंगे। अब कहेंगे सर इसको बदल दें, कोई बात नहीं है। अब इसको आप ये चाहो कि ये R था और ये Y है, गौर से सुनना मेरी बात, ये क्या था? R था और ये Y है, और ये क्या है? ये B है, ठीक है।
अब आप इसको उठा के यहाँ कर दो, कोई बात नहीं, यहाँ इसको उठा के यहाँ कर देंगे और इसको उठा के यहाँ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा और यहाँ वाई चला जाएगा, तो फिर फेज सीक्वेंस बदलेगा। तो कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये आर वाई बी क्या था, आर वाई बी फेज सीक्वेंस है, कला अनुक्रम है। तो प्रश्न आता है किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोटर के आर वाई बी फेज सीक्वेंस को बदला जाता है। मतलब कि अपनी भाषा में क्या आता है, थ्योरी की भाषा में, कि मोटर में फेज सीक्वेंस को बदला जाता है। फेज सीक्वेंस बदलने से होगा क्या, मोटर में फेज सीक्वेंस बदलने से मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है या परिवर्तित हो जाती है। यही सबसे, अब इसको अपनी भाषा में क्या लिखेंगे, किन्हीं 2 फेजों को, क्या लिखेंगे, किन्हीं 2 फेजों को, मोटर में घूमने की दिशा बदलने के लिए किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल दिया जाता है। अब देखो क्या कह सकते हैं, किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदल देने पर मोटर के घूमने की दिशा बदल जाती है। एक बात ये आती है, दोनों बातें सही हैं, किन्हीं 2 फेजों को बदला या मोटर की फेज सीक्वेंस को बदला। इसलिए कहा जाता है ना कि भारत में सप्लाई आवृत्ति के कला अनुक्रम क्या है, सप्लाई का कला अनुक्रम क्या है, आर वाई बी है। यदि आर वाई बी को बदल दिया जाए तो क्या होगा, इंडस्ट्री में जितनी मोटरें चल रही हैं या अपने किसी व्यवसाय में जितनी मोटर चल रही है, 3 फेज की मोटर चल रही है, सब के सब मोटर की घूमने की दिशा बदल जाएगी। तो वहां से क्या है, आपका जो आपका कार्य चल रहा है वहां कुछ डिस्टर्बेंस हो सकता है। इसलिए कह सकते हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की घूमने की दिशा बदलने क्या करेंगे, अपने हिसाब से, जिसको इसको एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, क्लॉकवाइज चलाना है, तो क्या होगा, वहां से अपने हिसाब से इसको फेज सीक्वेंस बदल लेंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ये आपने सबसे पहले क्या दिया, आर वाई दिया, तो मोटर की घूमने की दिशा ये क्या, आर वाई बी से है मोटर की घूमने की दिशा क्लॉकवाइज। और आप लोगों ने क्या दिया, देखो जैसे आर वाई बी के स्थान 2 बदल देंगे। ये मोटर आपकी है 3 फेज इंडक्शन मोटर, ये मोटर आपकी, ये मोटर है। अब इसमें क्या करेंगे, देखो आप लोगों को फिर से सप्लाई दोगे ना, एक बार सप्लाई आप लोगों ने आर वाई बी दी तो मोटर की घूमने की दिशा क्लॉकवाइज थी। अब दोबारा क्या करेंगे, यहाँ बी कर देंगे और यहाँ आर दे देंगे या वाई दे देंगे, तो क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ये आर वाई बी से थी और ये आर बी वाई से है। अब कहोगे सर ये नहीं, इन दोनों को बदलेंगे, कोई बात नहीं, इन दोनों को बदल देंगे, तो यहाँ से आर कर देंगे, यहाँ वाई कर देंगे, बात वही है। फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये वाई आर बी से एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो ये तो आपका था इक्वेशन। अब देखो ये व्यवस्था करेंगे कैसे, अपने को बार बार मोटर की घूमने की दिशा को फॉरवर्ड से रिवर्स, रिवर्स से फॉरवर्ड, फॉरवर्ड से रिवर्स करने की आवश्यकता होती है। अब कहाँ आवश्यकता होती है, जैसे लिफ्ट में देखते हैं, लिफ्ट ऊपर चल रही है, लिफ्ट को आप नीचे ले जाओगे तो क्या करेंगे, मोटर को उल्टी घुमानी पड़ेगी। मोटर को उल्टी घुमाएंगे तो क्या करेंगे, वहां से एक बटन दबाएंगे। वो कौन सा सर्किट है वो आपको बताऊंगा। तो मोटर क्या है, उल्टी चलेगी, नीचे चली जाएगी। जैसे क्रेन चल रही है, क्रेन चलेगी तो क्या होगा, क्रेन चल रही है, क्रेन में क्या होगा, क्रेन में जैसे आपको एक क्रेन नीचे जा रही है, किसी ऑब्जेक्ट को उठाया, वहां से किसी जो आप काम कर रहे हो वहां से उठाया, फिर वापस मोटर को उल्टी घुमानी पड़ेगी, तो क्या करेंगे, वहां भी सर्किट की आवश्यकता होगी। फिर देखेंगे सरफेस ग्राइंडर आता है, जैसे अपने फर्श की घिसाई करते हैं, 3 फेज की मोटर आती है, मोटर ऐसे ऐसे घूम घूम की घिसाई कर रही है, फिर आपको वैसे उल्टी दिशा में घुमाना है, तो क्या करेंगे, तार बदलेंगे, क्या उसको संयोजन बदलेंगे, नहीं, फिर आपको समस्या आएगी। तो वहां पे सर्किट प्रयोग किए जाते हैं, उस सर्किट को कहते हैं प्लंगिंग सर्किट कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लंगिंग सर्किट कहेंगे। इसलिए कहते हैं 3 फेज मोटर को सीधी से विपरीत दिशा में या विपरीत दिशा में सीधी दिशा में गति नियंत्रण कैसे की जाती है, अब उसका अध्ययन करते हैं। और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आगे कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाता है, आपसे काफी बार पूछा जाएगा प्लंगिंग सर्किट क्या होता है, प्लंगिंग सर्किट की आवश्यकता क्यों होती है, प्लंगिंग सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार के संयोजन होते हैं, प्लंगिंग सर्किट से होता क्या है। अब आपको सारी जानकारी बताता हूँ। देखो अब क्या कहेंगे, मोटर की कंट्रोलिंग करेंगे। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, मोटर की कंट्रोलिंग करेंगे। मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ, मोटर की कंट्रोलिंग करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं।
ठीक है ना। मोटर की कंट्रोलिंग क्या करेंगे कि मोटर 3 फेज प्रेरण मोटर की सीधी से विपरीत दिशा में गति नियंत्रण। 3 फेज मोटर को मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। वो अपना एक तो हो गया कि इसको याद रखना कि 2 फेजों को बदलेंगे। 3 फेज क्या लिखेंगे, 3 फेज प्रेरण मोटर, 3 फेज प्रेरण मोटर, मोटर की सीधी मतलब कि फॉरवर्ड से विपरीत रिवर्स दिशा में, रिवर्स दिशा में गति नियंत्रण, गति, ये टॉपिक चलेंगे। अब कैसे बदला जाएगा इससे, वो आपको मैंने सबसे जो बेसिक बात थी वो तो आपको मैंने बता दी कि किन्हीं 2 फेजों को आपस में बदलेंगे तो गति का नियंत्रण हो जाएगा, गति बदल जाएगी। सबसे पहले अपना सर्किट लिखेंगे, प्लगिंग सर्किट। क्या लिखेंगे, प्लगिंग सर्किट। याद रखना प्लगिंग सर्किट आता है, ये आ गया। कोगिंग, क्राउलिंग, ये आपको आपने देखा था ना, वो क्या है कि मोटर में दोस्त थे, लेकिन ये क्या है, एक सर्किट है। अब प्लगिंग सर्किट कहते कैसे, वो देखो प्लगिंग सर्किट किसे कहते हैं, हिंदी लिख देता हूं यहां पे। प्लगिंग परिपथ, इसका अध्ययन करते हैं। देखो अब होता क्या प्लगिंग परिपथ, उसके बारे में बताता हूं। देखो प्लगिंग परिपथ किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखो। 3 फेज प्रेरण मोटर को फॉरवर्ड से रिवर्स और रिवर्स से फॉरवर्ड दिशा में प्रचालित करने के लिए क्या लिखेंगे, 3 फेज प्रेरण मोटर को लिख दो इसके बारे में। 3 फेज प्रेरण मोटर को फॉरवर्ड से रिवर्स तथा रिवर्स से फॉरवर्ड अवस्था में, फॉरवर्ड अवस्था में, फॉरवर्ड दिशा में कर लो, फॉरवर्ड दिशा में प्रचालित करने के लिए, प्रचालित करने के लिए जिस परिपथ का प्रयोग किया जाता है उसे प्लगिंग सर्किट कहते हैं। क्या लिखेंगे, 3 फेज प्रेरण मोटर की बात करेंगे, 3 फेज प्रेरण मोटर की बात करेंगे या 3 फेज मोटर की बात कर लो, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर की गति को तो बदल सकते हैं यहाँ पे। 3 फेज मोटर में फॉरवर्ड से रिवर्स तथा रिवर्स से फॉरवर्ड दिशा में प्रचालित करने के लिए जिस सर्किट का प्रयोग किया जाता है उसे प्लगिंग सर्किट कहते हैं। अब होता कितने प्रकार का है, अब उसकी मैं सर्किट भी दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस प्रकार ये फॉरवर्ड से रिवर्स करेगा और किस प्रकार रिवर्स से फॉरवर्ड अवस्था में करेगा। ये सर्किट दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। ये सर्किट क्या रहेंगे, 2 प्रकार के होते हैं, कुछ नहीं दोनों प्रकारों में एक प्रकार का ही दूसरा नाम रखा गया है। एक प्रकार पढ़ लो चाहे दूसरा पढ़ लो, एक प्रकार का नाम बदलकर ही दूसरा प्रकार रखा गया है। अब 2 प्रकार कौन कौन से होंगे मैं आपको लिखाते तो देखिए, ये 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार दिखाता हूं। एक तो होता है फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है फॉरवर्ड रिवर्स। ये दोनों हैं, बस एक ये देखो इसमें ऑफ शब्द हटाया गया। ऑफ का मतलब क्या था अब सर्किट पढ़ेंगे तब बताऊंगा। बाकी फॉरवर्ड रिवर्स तो यहाँ भी है और फॉरवर्ड रिवर्स यहाँ भी है, लेकिन ऑफ लगाया गया है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब आपको पढ़ाऊंगा। देखो इसलिए कह सकते हैं ये सर्किट 2 प्रकार के होते हैं, एक फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स और एक फॉरवर्ड रिवर्स होता है। इसका मतलब कह सकते हैं कि मोटर को विपरीत दिशा से सीधी दिशा में और सीधी दिशा से विपरीत दिशा में तो तुरंत प्रभाव से चालू करने के लिए, मतलब कि आप लोगों की मोटर ऐसे चल रही है, फिर आपको उल्टी घुमाना है तो बटन दबाया उल्टी चल गई, फिर आपको रिवर्स चल रही है, रिवर्स से उसको फॉरवर्ड चलाएंगे, बटन दबाया रिवर्स चल गई, तो ये तुरंत प्रभाव से होता है। यदि ऐसा सर्किट नहीं होगा तो क्या करोगे, आप मोटर को बंद करोगे, फिर ऊपर से 3 फेज जो स्टार्टर लगा है वहाँ बदलोगे, सर्किट को बदलेंगे, 2 तारों को बदलेंगे, 2 फेजों को बदलेंगे, तब जाके तो उसमें टाइम लगता है और फिर कहीं भी मिस्टेक हो सकती है। इसलिए उस मिस्टेक से बचने के लिए, उस समय से बचने के लिए, उस आपको परेशानी से बचने के लिए क्या करेंगे, यहाँ प्लगिंग सर्किट का प्रयोग कर लेंगे। प्लगिंग सर्किट का प्रयोग वहीं करते हैं जहाँ मोटर को घूमने की दिशा की बदलने की आवश्यकता होती है, वहीं करते हैं, बाकी आम जगह पर नहीं करते हैं।
अब इन दोनों सर्किट के बारे में बताता हूँ किस प्रकार ये कार्य करते हैं। अब देखो पहला सर्किट कौन सा पढ़ेंगे, फॉरवर्ड रिवर्स, फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स पढ़ते हैं, इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो पहला सर्किट पढ़ेंगे फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स प्लगिंग सर्किट। क्या लिखेंगे, फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स प्लगिंग सर्किट, ये लिखेंगे। पहला सर्किट लिखेंगे इसमें फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स प्लगिंग सर्किट। इसके बारे में देखते हैं। देखो इसमें होता क्या है, आपको वो दिखाता हूं कि इसमें क्या क्या कंडीशन होते हैं, किस प्रकार इसका प्रयोग करते हैं। यहां जैसे आप लोग ड्यूअल स्टार्टर प्रयोग किया, गौर से सुनना, आप लोगों ने ड्यूअल स्टार्टर प्रयोग किया। ड्यूअल स्टार्टर में एक ही तो कॉन्टेक्टर होता है, ठीक है ना, एक कॉन्टेक्टर प्रयोग करते हैं, एक एनवीसी प्रयोग होती है, वहां चार कॉन्टेक्ट, एक तो तीन तो मेन कॉन्टेक्टर होता है, एक साइड कॉन्टेक्टर, उसके बिना एक कॉन्टेक्टर और प्रयोग करेंगे। उसमें के बिना एक कॉन्टेक्टर और, एक तो मेन कॉन्टेक्टर होता है जो मोटर को चलाता है, एक उसके बिना एक कॉन्टेक्टर और प्रयोग करेंगे मोटर को सीधी से फॉरवर्ड अवस्था में चलाने के लिए। तो वहां क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले आपको सर्किट बना के दिखाऊं मैं, फॉरवर्ड और रिवर्स अवस्था प्लगिंग सर्किट का सर्किट बना के दिखाऊं आपको कैसे सर्किट होता है। जैसे आप लोग जानते हो यहां से 3 फेज की लाइनें होती हैं, ये कोशिश सुनना, 3 फेज की लाइनें हैं। आप लोगों ने ड्यूअल स्टार्टर देखा होगा तो आपको बिल्कुल भी जोर नहीं आएगा। ड्यूअल स्टार्टर में क्या था, जैसे यहां से मैं 3 फेज की लाइनों में 3 फेज नीचे ले लेता हूं, यहां आपके आईसीटीपी लगा देंगे। क्या लगाएंगे, आईसीटीपी, आयरन क्लेड ट्रिपल पोल स्विच लगाएंगे। ये आईसीटीपी लगाई और ये लगा दी। यहां से क्या जाएंगे, यहां से एक कॉन्ट्रैक्टर, मैंने आपको मुख्य कॉन्ट्रैक्टर दिखा देता हूं जो मोटर को चलाता है, ड्यूअल स्टार्टर के हिसाब से दिखा देता हूं आप लोगों को। यहां से आईसीटीपी लगाने के बाद एक कॉन्ट्रैक्टर दिखाता हूं, यहां पे, यहां एक कॉन्ट्रैक्टर दिखा दूंगा आप लोगों को मैं। ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है जो मोटर को प्रचालित करता है, और ये आपकी इसकी एनवीसी रहेगी। आप लोग एनवीसी जानते हो कि उसको मोटर, इस कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करती है। ये हो गया मेन कॉन्ट्रैक्टर आप लोगों का, ठीक है ना। इसके बिना एक कॉन्ट्रैक्टर और प्रयोग करेंगे, उसका सर्किट दिखाता हूं आपको, उसमें किस प्रकार संयोजन होते हैं। उसमें संयोजन होंगे, एक कॉन्ट्रैक्टर ये दिखा देता हूं आप लोगों को मैं, एक कॉन्ट्रैक्टर ये दिखा दिया, ये इसकी एनवीसी लगा दी, ये दिखा दिया एक कॉन्ट्रैक्टर और। अब इसके संयोजन देखो कैसे संयोजन होंगे, संयोजन के आधार पर दिखाता हूं आपको मैं। थोड़ा नीचे कर देता हूं कि कुछ सर्किट उलझ जाएगा यहाँ से, क्योंकि इस प्रकार से उलझेगा आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा नीचे कर देता हूं उसको मैं, यहाँ से घुमा के थोड़ा सा नीचे करेंगे इस प्रकार से इसको, कि संयोजन आराम से हो जाएंगे। यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्टर हो गया। फिर मोटर भी दिखाता हूँ, मोटर के संयोजन करके दिखाऊँ आप लोगों को। ये आपका कॉन्ट्रैक्टर हो गया, एक कॉन्ट्रैक्टर, 2 कॉन्ट्रैक्टर, 3 कॉन्ट्रैक्टर, और ये हो गया आप लोगों का एनवीसी, और ये एनवीसी में इसका सर्किट दिखा दिया। एनवीसी के ये एनवीसी के संयोजन करेंगे वो तो होगा कंट्रोल सर्किट। ये कौन सा सर्किट चल रहा है, पावर सर्किट चल रहा है, याद रखना। पावर सर्किट दिखाता हूं आप लोगों को मैं, एक कॉन्ट्रैक्टर ये दिखा देता हूं आप लोगों को मैं, ये कॉन्ट्रैक्टर किस प्रकार कार्य करेंगे और संयोजन किस प्रकार से होगा। एक कॉन्ट्रैक्टर में ये क्या है, एनो कॉन्ट्रैक्टर है, ये इसकी एनवीसी रहेगी, और एनवीसी के साथ इसको ये संयोजन दिखा दी। अब दोनों के सर्किट देखो, ये क्या है, K1, K1 का मतलब मुख्य कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। एक दिखाएंगे K2, ये आपका K1 रहेगा और ये आपका K2 रहेगा। अब सर्किट में देखो संयोजन किस प्रकार से करेंगे, और ये आपके यहाँ पर दिखा देता हूँ 3 फेज मोटर, यही दिखा देता हूँ 3 फेज मोटर में। ये आपकी रहेगी मोटर 3 फेज की मोटर होगी। अब देखो संयोजन कैसे होंगे, आप लोगों को सीधा देखा होगा, यहां से 3 फेज के संयोजन ऐसे कर दिया आप लोगों ने, एक संयोजन ये कर दिया और एक संयोजन ये कर दिया, 3 फेज के संयोजन कर दिए। अब आप लोग जैसे आईसीटीपी को ऑन करोगे, इसका ऑन पोस्ट बटन दबाएंगे, मोटर चल जाएगी। लेकिन इसके संयोजन कैसे करेंगे, अब मान लीजिए कि ये सीधे RYB है, ये क्या है, R है, ये क्या है, Y है, और ये B है। यहाँ मोटर को क्या मिला, ये R मिल गया, मोटर को ये Y मिल गया और ये B मिल गया। अब मान लीजिए कि मोटर आपकी कैसे घूम रही है, क्लॉकवाइज घूम रही है, ये मोटर ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इसके संयोजन देखो, K2 के कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 के संयोजन कैसे करेंगे। अब सपोज कीजिए कॉन्ट्रैक्टर नंबर 2 के संयोजन सीधे कर देते हैं, यहाँ से देखो, ये कर दिया संयोजन, ये कर दिया, और ये सीधा संयोजन यहाँ कर दिया। अब देखो यहाँ संयोजन, ये तो सेम टू सेम हो गए। अब मान लीजिए कि इसको भी मैं यहाँ, एक बार गौर से सुनना, इसका संयोजन मैं यहाँ कर देता हूँ। देखो
ये कर दिए। अब गौर से सुनना, ये आर फेज, इसके आर फेज के साथ है, ये भी आर फेज है, देखो घूम के ये आर फेज आया है, ये आर फेज यहाँ तक आया, इस कॉन्टेक्टर में ये आर फेज यहाँ पे आ गया, ये आर फेज यहाँ पे आ गया, ये वाई फेज के साथ ये फेज आ गया, ये क्या है वाई फेज, ये भी वाई फेज और ये भी वाई फेज में आ गया, ये बी फेज में आ गया, ये आ गया, ये बी है, ये बी है, ये आर है। अब इसमें तो कुछ परिवर्तन हुआ नहीं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे। अब परिवर्तन ये तो मैंने आपको दिखाया है कि यदि इस प्रकार संयोजन कर दोगे तो मोटर की घूमने की दिशा बदलने वाली नहीं है। यदि आप इस K2 को ऑन करोगे, इसके ऑन पुश बटन को दबाओगे तो घूमने वाला नहीं है। यहाँ क्या करेंगे, आर से मैंने आपको बताया कि किन्हीं 2 फेजों को बदलेंगे, तो यहाँ 2 फेजों के संयोजन मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो गौर से सुनना, मेरे 2 फेजों के संयोजन, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ और इसका संयोजन मैं यहाँ कर देता हूँ। ये क्या चला गया, अब ये वो आ गया यहाँ पे वाई, ये कौन सा फेज आ गया वाई, ये आ गया वाई, ये कौन सा आ गया आर आ गया, और ये कौन सा आ गया आर फेज आ गया। अब देखो बस यही व्यवस्था होती है इसके अंदर। और इसका आपको जो बॉक्स मिलेगा, बॉक्स कैसा आता है, ये इस प्रकार का बॉक्स आता है। यहाँ पे ये बॉक्स आएगा, यहाँ पर एक बटन ये मिलेगा, एक बटन आपको ये मिलेगा, एक बटन आपको ये मिलेगा। इसमें लिखा मिलेगा आपको F, इसमें R और इसमें S। S का मतलब ये स्टॉप, ये क्या है स्टॉप है, ये क्या है फॉरवर्ड है, और ये क्या रहेगा रिवर्स रहेगा। ये इसका मतलब ये सीधी चल रही है। अब आप लोग क्या करोगे, इसमें देखो एक कुछ व्यवस्था बताता हूँ कि फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स क्यों लिखा है इसको, इसका नाम क्या है फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स। इसमें इस प्रकार की व्यवस्था होती है, आपको बताऊंगा। इस परिपथ में घूमने की दिशा बदलने के लिए, फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए बीच में मोटर को बंद करना पड़ता है। इसमें क्या होगा, इसमें फॉरवर्ड से रिवर्स या रिवर्स से फॉरवर्ड करने के लिए बीच में मोटर को बंद करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे स्टॉप बटन लगाया है, इसलिए यहाँ पे स्टॉप बटन लगाया कि मोटर को पहले रोकोगे। जैसे कि माना कि मोटर अब क्या चल रही है, अब ये फॉरवर्ड भी चल रही है। गौर से सुना, आप लोगों ने इसको दबाया, मोटर इसको दबाते ही इसका कॉन्टैक्ट ऑन होगा और ये होल्ड हो जाएगा। होल्ड होते क्या होगा, मोटर फॉरवर्ड में चल जाएगी। अब क्या करेंगे, आप लोगों ने रिवर्स दबाया, रिवर्स दबाते देखो रिवर्स, ये कॉन्टैक्टर तो ऑफ हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। इसमें इस प्रकार की इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है। आपको बताऊंगा कैसे होती है। इस प्रकार इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है। ये तो होल्ड, ये तो बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। ये चालू होते क्या, देखो यहाँ पहले मोटर में आर फेज था, लेकिन ये चालू होगा तो फेज कहाँ आएगा, इसके पास वाई फेज आया है, इसके पास वाई, तो यहाँ वाई फेज मिलेगा। मोटर को क्या मिलेगा, इस कॉन्टैक्टर को K2 चालू करते ही इसको वाई मिलेगा, इसको आर मिलेगा और ये मिलेगा। अब मोटर की घूमने की दिशा एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी, रिवर्स अवस्था में हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं इस सर्किट को क्या कहेंगे, इस सर्किट को प्लगिंग सर्किट कहेंगे। लेकिन यहाँ कुछ इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि मोटर को पहले फॉरवर्ड से रिवर्स अवस्था में चलाने के लिए मोटर को बीच में ऑफ करना पड़ेगा। यदि ऑफ नहीं करोगे तो कंडीशन क्या होगी। तो इस सर्किट में क्या कह सकते हैं, इस फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स सर्किट में कह सकते हैं कि इस परिपथ में इस प्रकार के इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है। दोनों में इंटरलॉकिंग होती है। NO-NC की इंटरलॉकिंग व्यवस्था होती है कि मोटर को बीच में बंद किए बिना, मोटर को बीच में यदि ऑफ नहीं करेंगे, मोटर को बिना ऑफ करे यदि आप इस रिवर्स अवस्था को दबाते हो, रिवर्स बटन को दबाते हो, तो मोटर रिवर्स अवस्था में प्रचालित नहीं होगी। तो क्यों नहीं होगी, क्योंकि K1 का NC कॉन्टैक्टर होगा, जो NC नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्टर होगा, वो इसके सर्किट को ओपन रखेगा। याद रखना, K2 को प्रचालित नहीं होने देगा, इसके सर्किट को ओपन रखेगा जब तक ये क्लोज रहेगा। K1 का देखो, याद रखना, K1 का NC कॉन्टैक्ट K2 को प्रचालित नहीं होने देगा, इसको प्रचालित नहीं होने देगा, क्योंकि NC कॉन्टैक्ट होगा। देखो मेरी बात सुनना, इसके NVC का संयोजन होगा, इसकी NVC ऑन होगी तो इसका NVC का सर्किट ऑफ होगा। और से सुनना, इसका NVC ऑन होगी, इसकी NVC का सर्किट ऑफ होगा। और जब आप बीच में बंद कर दोगे, बंद करते ही क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, बंद होते ही इसका कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा, ये NC बन जाएगा। अब आप ऑन पुश बटन रिवर्स को दबाओगे तो ये कॉन्टैक्टर तो ऑफ का ऑफ ही रहेगा और ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। इस प्रकार की इंटरलॉकिंग की व्यवस्था होती है। इसलिए कह सकते हैं कि मोटर को फॉरवर्ड से रिवर्स अवस्था में चलाने के लिए मोटर को बीच में बंद किए बिना K1 का NC कॉन्टैक्टर K2 को प्रचालित नहीं होने देगा, चाहे वो रिवर्स अवस्था में हो, चाहे वो फॉरवर्ड अवस्था में हो। यदि फॉरवर्ड अवस्था में चल रहा है तो इसका NC कॉन्टैक्टर इसको चालू नहीं होने देगा, और यदि ये चल रहा है तो इसका NC कॉन्टैक्टर इसको चालू नहीं देगा। मोटर को बंद कर देते हैं तो आप मतलब कि आप चाहे इसको दबाओगे तो ये चल जाएगा, इसको दबाएंगे तो ये चल जाएगा, लेकिन मोटर को बीच में बंद करना आवश्यक होता है। इसलिए कह सकते हैं मोटर को रिवर्स से फॉरवर्ड अवस्था में चलाने के लिए, प्रचालित करने के लिए मोटर को बीच में बंद करना पड़ता है। इसकी एक विशेषता हिदायत दी जाती है, ठीक है ना, मोटर में हिदायत। इसमें लिख लो कि K1 मोटर को बिना
मोटर को फॉरवर्ड से रिवर्स दिशा में या मोटर को रिवर्स से फॉरवर्ड दिशा में प्रचालित करने के लिए मोटर को बीच में ऑफ करना पड़ता है। अन्यथा ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, अन्यथा देखा देखो ऑफ नहीं करेंगे तो क्या होगा, K1 का देखो ये क्या है K1 कॉन्टैक्ट नंबर 1, ये क्या है K1 है कॉन्टैक्ट नंबर 1, अन्यथा क्या होगा कॉन्टैक्ट नंबर 1 का NC शुरू में इस अवस्था में, कौन सी अवस्था में, फॉरवर्ड से रिवर्स अवस्था में K1 का NC कॉन्टैक्ट क्या होगा, K1 का NC कॉन्टैक्ट K2 को प्रचालित नहीं होने देगा। ये इंटरलॉकिंग व्यवस्था होती है, इसको कहेंगे इंटरलॉकिंग होती है, प्रचालित नहीं होने देता है। एक तो बात आती है। दूसरी कंडीशन आती है यदि ये प्रचालित है, क्योंकि बंद कर दिया तो आप कौन सा चला सकते हो, ये प्रचालित है तो K2 का NC कॉन्टैक्ट इसको प्रचालित नहीं होने देगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि इस परिपथ में इस प्रकार की इंटरलॉकिंग व्यवस्था होती है, ठीक है ना, जो कि मोटर को बीच में बंद करना अनिवार्य होता है। एक तो बात आती है इसकी, इसलिए इसको लिखा कि फॉरवर्ड ऑफ, इसको लिखा फॉरवर्ड ऑफ रिवर्स, बीच में बंद करना पड़ता है। दूसरी कंडीशन कौन सा आता है, दूसरा सर्किट दिखाता हूं आपको। दूसरा सर्किट अपने पास फॉरवर्ड रिवर्स, सीधा रिवर्स आता है, रिवर्स प्लंगिंग सर्किट आता है। ये सर्किट आता है, इसको ध्यान करेंगे। देखो इसमें क्या होता है, सर्किट यही होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सर्किट यही होता है। लेकिन क्या होता है इस प्रकार के सर्किट, देखो सर्किट ये होगा, यहां इस प्रकार की इंटरलॉकिंग व्यवस्था होगी, यहां इस प्रकार के इंटरलॉकिंग व्यवस्था होगी कि ये सर्किट, ये मुख्य कॉन्टैक्टर K1 है, इसको प्रचालित किया आप लोगों ने। यहाँ स्टॉप बटन का नाम नहीं आता है, सिर्फ दो ही आते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स, रिवर्स फॉरवर्ड आता है। यहाँ स्टॉप बटन का नाम नहीं आता, तो क्या लिखेंगे, इस परिपथ में फॉरवर्ड व्यवस्था में माना कि आप लोग RYB सीधी चलेगी, ये कॉन्टैक्टर चालू है, ये कॉन्टैक्टर चालू होगा तो मोटर कैसे चलेगी, फॉरवर्ड में चलेगी। अब आपको रिवर्स करना है, सीधा रिवर्स R बटन दबाएंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ये कॉन्टैक्टर चालू हो जाएगा। इस प्रकार के इंटरलॉकिंग व्यवस्था होती है, ठीक है ना। इस प्रकार की इंटरलॉकिंग व्यवस्था होती है कि ये कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा और ये तुरंत चालू हो जाएगा। मोटर ऐसे चल रही है, तुरंत वैसे चल जाएगी। इसमें उसमें पहले वाले में मोटर को बीच में रोको, फिर एंटी क्लॉकवाइज चलाओ। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है, वहाँ भी कुछ टाइमिंग लगता है कि मोटर रोकेंगे, फिर दूसरा बटन दबाएंगे, मोटर कब तक रुकेगी, या फिर उसको दबाएंगे तो ये होल्ड होगा, मतलब इस कॉन्टैक्टर को बंद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है। इस प्रकार के इंटरलॉकिंग NC NO की इंटरलॉकिंग की व्यवस्था करवा देते हैं कि ये चालू होगा, तब तक ये चालू नहीं होगा, और इसको दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, इसका सर्किट टूट जाएगा, इसका चालू हो जाएगा। बस इतनी व्यवस्था होती है NO NC की, और ज़्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए कह सकते हैं कि फॉरवर्ड रिवर्स अवस्था में मोटर को बीच में बंद करने की आवश्यकता नहीं होती है और सीधे ही मोटर को प्रचालित कर देता है। एक तो ये आता है। अब कहते हैं इसका यूज कहाँ करेंगे, इस सर्किट का, कौन से का, इन दोनों सर्किट का यूज, इसका यूज कहाँ करते हैं। यूज की यदि बात कर रहे हैं, यूज का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूज करेंगे जैसे सरफेस ग्राइंडर आता है। सरफेस ग्राइंडर मतलब जैसे फर्श घसते हैं, फर्श की घिसाई करते हैं, सरफेस ग्राइंडर आता है, उसमें इस सर्किट की आवश्यकता होती है। कौन से की, प्लंगिंग सर्किट की आवश्यकता होती है। और जैसे लिफ्ट आती है, लिफ्ट में भी इसकी आवश्यकता होती है। और जैसे क्रेन होता है, क्रेन में भी इसकी आवश्यकता होती है। और भी एक दो सर्किट होंगे, लेकिन ज़्यादातर तो इनमें आवश्यकता होती रहती है इनकी। सरफेस ग्राइंडर जैसे फर्श की घिसाई चल रही है, कभी इधर चलाएंगे कभी इधर चलाएंगे, तो एक एक बटन की आवश्यकता होती है। और जैसे लिफ्ट होती है, लिफ्ट में क्या करते हैं, लिफ्ट में ऐसा करते हैं, लिफ्ट नीचे चल रही है फिर ऊपर करेंगे, तो यहाँ लिफ्ट में भी क्या होता है, इस सर्किट की आवश्यकता होती है। तो बीच में जैसे आप रोक लेंगे, लिफ्ट चल रही है ऊपर, फिर बीच में रोक लेंगे, क्योंकि वहाँ पर आप जो फ्लोर जाएगा वहाँ रोक लेंगे, फिर दोबारा नीचे चले जाएंगे। तो इन दोनों सर्किट की आवश्यकता यहाँ लगभग होती रहती है, ठीक है ना। तो ये सर्किट था आपका। और इसमें लिख दो कि फॉरवर्ड टू रिवर्स में, फॉरवर्ड
रिवर्स में मोटर को बीच में ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऑफ करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस दोनों में यही अंतर है। ये था आपका घूमने की दिशा को बदलना, और कोई अलग से सर्किट नहीं है। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया? समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया वो आप कमेंट्स में लिख के बताना, और इस वीडियो के प्रति आपके बारे में क्या विचार हुए वो आप कमेंट्स में लिख के बताना। और दोस्तों अगले चैप्टर में देखेंगे कि अल्टरनेटर क्या होता है, अल्टरनेटर का संपूर्ण अध्ययन, क्योंकि अपनी मशीनें चल रही हैं। मशीनों में सबसे पहले आपने 3 फेज मशीनों का चूज किया था, सबसे पहले ट्रांसफार्मर पढ़ा, उसके बाद में आप लोगों ने 3 फेज इंडक्शन मोटर रखी, अब अल्टरनेटर रखेंगे। अल्टरनेटर के बाद सिंक्रोनस मोटर आएगी। दोनों चैप्टर ज़्यादा बड़े नहीं, छोटे छोटे चैप्टर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना था। थैंक यू, धन्यवाद।